देखो नेक्स्ट जो है वो कैसिन प्रोटीन जो है रेनिन एंजाइम पाचन करता है और उसको पैरा कैल्सिनेट में बदलने का कार्य करता है। पैरा कैल्सिनेट जो है तो यहाँ पर कैल्शियम की आयन भी उपस्थित होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पैरा कैल्सिनेट में क्या हो जाता है, इसका पाचन हो जाता है। और पैरा कैल्सिनेट जो है इस पर फिर कौन काम करेगा, पेप्सिन काम करता है, और ये पेप्सिन इसको किस में बदलने का काम करेगा, पेप्टोन्स और प्रोटियोज में। पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोज में बदलने का कार्य करता है। इस तरीके से यहाँ पर आमाशय की बात करते हैं तो आमाशय में किसके द्वारा, एक पेप्सिन के द्वारा और एक रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है, किसका, प्रोटीन का। और प्रोटीन का पेप्सिन जो है ये कितने पीएच पर, लगभग 1.2 से बने लगभग 1.8 पीएच पर क्या करता है, सबसे अधिक मात्रा में क्रिया करता है। और ये प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोज अर्थात प्रोटीन की छोटी छोटी श्रृंखला, अर्थ ये पेप्सिन और रेनिन दोनों ही एंजाइम कैसे होते हैं, एंडोप्रोटियोजेज होते हैं। एंडो का मतलब क्या होगा कि जो अमीनो अम्ल जो होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल जो है ये इस तरीके से जुड़कर एक बहुत बड़ी क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है इसमें से इस तरीके से इनको तोड़कर इनको क्या बदल देते हैं, इनको छोटे छोटे प्रोटीन श्रृंखला जो होती है उसमें बदलने का कार्य करते हैं। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं आगे कहाँ पहुँचेंगे, ये तो हो गया आमाशय में, और आमाशय के बाद में भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है वो कौन सा पाया जाएगा, क्योंकि छोटी आंत में कौन कौन आते हैं, एक तो पित्तरस आता है, तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन। छोटी आंत के कौन से भाग में होगा, ये ग्रहणी भाग में, डेड्यूनम भाग में छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन। अब प्रोटीन का पाचन के लिए यहाँ पर क्या आता है, पित्तरस आता है। पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता। दूसरा एंजाइम दूसरा जो है वो आता है कौन सा, पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा पाया जाता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। तो यहाँ पर जो प्रोटीन पाचक एंजाइम जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले ट्रिप्सिन ये किसके रूप में होगा, ट्रिप्सिनोजन के रूप में, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। दूसरा जो होगा वो होगा काइमोट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन उसके बाद में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। तो ट्रिप्सिनोजन जो है ये किस में बदलेगा, तो ये जो है ये अत्यधिक जो कार्य करेगा ये करेगा बेसिक पीएच पर। और ये पीएच जो होगी ये होगी लगभग कितनी, लगभग 8.6 से 8.8 के आसपास पीएच होती है जिस पर ये कार्य करता है। और ये जो होगा ये होगा प्रोकाइमोट्रिप्सिन, और ये सक्रिय होकर अब ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं 8.6 से 8.8 के आसपास। और ट्रिप्सिनोजन जो सक्रिय जो होता है वो होता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और एंटेरोकाइनेज एंजाइम कहाँ से आता है, छोटी आंत के अर्थात इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसमें पाया जाता है। तो ये होता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है इस एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन जो है वो किस में बदल जाता है, सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है, ट्रिप्सिन। तो ये किस में बदल गया, सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है, और ये बदल जाता है काइमोट्रिप्सिन में। अब ये दोनों जो है वो किस पर काम करेंगे, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है ये किसका पाचन करेंगे, जो प्रोटियोज और पेप्टोन्स जो बना इन पर कार्य करते हैं कौन, ट्रिप्सिन। और दोनों में एक साथ ही लिख देता हूँ काइमोट्रिप्सिन।
और ये क्या बनाते हैं दोनों, इनका पाचन करके डाईपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। डाईपेप्टाइड अर्थात ये क्या काम कर देते हैं, प्रोटीन का पाचन करके ये जो बड़ी श्रृंखला जो है इनको और छोटी श्रृंखला में डाईपेप्टाइड का मतलब जिसमें केवल और केवल 2 पेप्टाइड बंद, अर्थात ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर इस तरीके की क्या बनाएंगे श्रृंखला। यहाँ पर ये पेप्टाइड बंद है और ये पेप्टाइड बंद है, तो डाईपेप्टाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। और डाईपेप्टाइड जो होगा उस पर अब कौन काम करेगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है ये होता है एक्सोप्रोटियोजेज, प्रोटियोजेज। और ये एक्सोप्रोटियोजेज क्या कर देता है, जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो डाईपेप्टाइड पर कार्य करेगा और ये किस में बदल देगा, इनको अमीनो अम्ल में बदल देगा। तो प्रोटीन का पाचन जो है, क्योंकि संपूर्ण प्रोटीन का पाचन होकर क्या बन जाएगा, सबसे छोटे अणु जिसके कारण प्रोटीन बनी है किसका, अमीनो अम्ल का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। तो मुख गुहा में प्रोटीन का कोई पाचन नहीं हुआ, आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा हुआ, पेप्सिन के द्वारा और रेनिन के द्वारा। उसके बाद में छोटी आंत में जो एंजाइम जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, प्रोटीन का पाचन किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर तीसरी जो बात है वो किसका पाचन होगा, वो होगा वसा का पाचन। तो वसा का पाचन किस तरीके से होता है, तो नेक्स्ट जो है वसा का पाचन। अगर वसा के पाचन की बात करते हैं तो वसा का पाचन सबसे पहले वही मुख गुहा की बात करें तो वसा जो है पहले तो किससे बनी होती है, जितने भी अब ऑयली फूड जो खाते हैं उनमें कौन पाया जाता है, वसा पाई जाती है। और वसा जो होती है, जो लार्ज मॉलिक्यूल जो वसा का होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड किससे बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। ग्लिसरॉल का अगर सूत्र देखते हैं तो वो क्या होता है, CH2OH CH2OH और ये किसका सूत्र है, ग्लिसरॉल का। अगर इसी ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जुड़ जाए, और कितने फैटी एसिड, ये तो कौन सा हो गया, मोनोग्लिसराइड, ये हो गया डाइग्लिसराइड और ये हो गया ट्राइग्लिसराइड। तो इस रूप में वसा जो है उसके लार्ज जो अणु होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड के रूप में पाए जाते हैं। और यही चीज़ हम वसा के रूप में खाते हैं। जब इसका पाचन होगा तो क्या क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, फैटी एसिड बनेगा। तो अब देखो वसा के पाचन के लिए सबसे पहले बात करते हैं मुख गुहा में। मुख गुहा में वसा का पाचन, अब देखो मुख गुहा में क्या होगा, लार होगी, लार में कोई भी वसा पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। मुख गुहा में कोई भी वसा पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। दूसरा भोजन कहाँ पहुंचेगा, आमाशय में। आमाशय में वसा का पाचन। अब देखो आमाशय में वैसे तो क्या है कि जो आमाशयी लाइपेज जो है, तो यहाँ पर वसा पाचक एंजाइम कौन सा पाया जाता है, आमाशयी लाइपेज। और ये आमाशयी लाइपेज जो है ये ऑप्टिमम पीएच जो है जिस पर ये कार्य करता है वो कौन सी पीएच है, लगभग 4.6 या 4.5 जो होती है उसके मध्य ये अधिक मात्रा में क्रिया करता है।
परंतु आमाशय जो है उसमें pH कितनी रहेगी, आमाशय में लगभग HCl के कारण 1.2 से 1.5 के आसपास pH होती है, जिसके कारण ये आमाशय लाइपेज वसा पर क्रिया नहीं कर पाता, अर्थात बिल्कुल न के बराबर ये क्या कर पाता है, वसा का पाचन कर पाता है। कहाँ पर, आमाशय के अंदर। कारण उसका, क्योंकि ये अत्यधिक pH जिस पर कार्य करता है, आमाशय लाइपेज लगभग 4 से 5 pH जो है उस पर कार्य करता है, परंतु आमाशय की pH कितनी होती है, 1.2 से 1.5 के आसपास होती है। उसके बाद में तीसरी जो बात, भोजन कहाँ पहुँचेगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में वसा का पाचन। अब छोटी आंत जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो आती है पित्तरस, दूसरा कौन सा आएगा, पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस जिसको कहा जाता है, और तीसरा आंत्रीय रस आते हैं। तो यहाँ पर जो वसा का पाचन के लिए सबसे पहले जो लाइपेज एंजाइम जो है जो आंत्रीय रस में जो अग्नाशयी रस में जो पाया जाता है लाइपेज एंजाइम, वो डायरेक्ट वसा पर क्रिया नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो वसा के जो बड़े अणु हैं, तो बड़े जो अणु का मतलब यहाँ पर ये वसा क्या है, बड़े बड़े गोलियों के रूप में पाई जाती है, बड़ी गोलियाँ बोल सकते हैं इनको। किसकी है, वसा की। वसा की बड़ी गोलियां जो हैं, इन पर सबसे पहले कौन कार्य करेगा, जो पित्त रस जो है वो कार्य करता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कौन कार्य करेगा, पित्त रस। अब पित्त रस के द्वारा इन बड़ी बड़ी गोलियां जो हैं उनको किस में तोड़ दिया जाता है, छोटी छोटी गोलियों में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ये मॉलिक्यूल जो है वही बड़ा है, ये ट्राइग्लिसराइड है तो ये भी ट्राइग्लिसराइड होगा, परंतु जो बड़े अणु जो हैं, आकार जो है उनको छोटे छोटे आकार में बदल दिया जाता है, क्योंकि इस बड़े अणु पर एक साथ लाइपेज एंजाइम जो है वो क्रिया नहीं कर पाता है, जिसके कारण वसा का पाचन नहीं होगा। परंतु अगर इसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ दिया जाता है तो एंजाइम के द्वारा इसका पाचन क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। और इन बड़ी बड़ी गोली, ये कौन सी गोली है, छोटी छोटी, और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, पायसीकरण। इसी क्रिया को इमल्सिफिकेशन या क्या कहा जाता है, पायसीकरण, अर्थात वसा को पित्त रस के द्वारा छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है। उसके बाद में अब इस पर कौन काम करेगा, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज कौन सा, जो आमाशय अग्नाशयी रस में पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज जो है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्रिया करेगा वो कौन सी pH पे, बेसिक pH होती है, लगभग 8.6 से 8.8 के आसपास pH है। इस pH पर अत्यधिक क्रिया करता है, और अत्यधिक क्रिया करने के बाद में ये क्या काम कर देता है, किसको, जो वसा जो है उसको किस में तोड़ देता है। देखो क्या क्या बनेगा, यहाँ पर मोनोग्लिसराइड बनता है, मोनोग्लिसराइड बनेगा तो क्या मुक्त होगा, ग्लिसरॉल बनेगा साथ में, और तीसरा क्या बनेगा, फैटी एसिड बनेगा, नहीं बनेगा, वसीय अम्ल। तो ये तीन चीज़ें बन जाती है जब वसा का पाचन होता है, मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। क्योंकि जैसे यहाँ से इसका मान लो ट्राइग्लिसराइड जो है तो यहाँ से ये मुक्त हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर मान लो ये रह जाता है तो मोनोग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड है और ट्राइग्लिसराइड। जब इसका पाचन हो जाएगा तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा। तो ग्लिसरॉल तो क्या है, ये जैसे ग्लिसरॉल बना तो यहाँ से क्या मुक्त होगा, फैटी एसिड Fa जो है वसीय अम्ल मुक्त होगा, और वसीय अम्ल के साथ में क्या होगा, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड का भी क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरीके से क्या होता है, ये वसा का पाचन हो जाता है। तो वसा के पाचन में कहाँ जाके रोल होगा, मेनली छोटी आंत में। छोटी आंत में वसा को सबसे पहले किसके द्वारा, पित्त रस के द्वारा छोटी छोटी गोलियों में तोड़ दिया जाता है। उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, पायसीकरण कहा जाता है। और फिर जाके इस पर कौन करेगा, लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज एंजाइम किस में पाया जा रहा है, ये लाइपेज एंजाइम अग्नाशयी रस में। तो अग्नाशय के द्वारा जो अग्नाशयी रस स्त्रावित किया जाता है, उस अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम।
और ये लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करेगा? वसा का। और वसा का पाचन करने के बाद में क्या बन जाते हैं? मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और ये मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल जो है अब इनका क्या होगा? इसी रूप में क्या हो जाता है? अवशोषण होता है, जिसको अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें करेंगे। तो अपन ने क्या कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन पढ़ चुके हैं। प्रोटीन खाया, प्रोटीन का पाचन पढ़ चुके हैं। वसा खाई, वसा का पाचन हो गया। एक चीज और, जैसे मान लो कुछ जीव जो है, मान लो कोई कोशिका को खा रहा है और कोशिका को खाएगा तो उसके अंदर क्या होगा? डीएनए आरएनए होगा, क्योंकि डीएनए आरएनए बहुत लंबे मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। और डीएनए आरएनए क्या? न्यूक्लिक अम्ल। तो उन न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करने के लिए क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिएज एंजाइम पाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज और पढ़ सकते हैं अपन, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। और न्यूक्लिक अम्ल जो है इसमें कौन कौन से एंजाइम जो आते हैं? एक तो डीएनए आएगा और एक आरएनए आएगा। और न्यूक्लिक अम्ल का जो पाचन करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? न्यूक्लिएज एंजाइम। अब डीएनए और आरएनए जो है इनकी अगर अपन बात करते हैं तो ये डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या होंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड। ये जो डीएनए होता है ये तो क्या किसके द्वारा बना होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बनेंगे। और ये क्या बनेंगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड के द्वारा बने होते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो हैं, तो इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सबसे पहले क्या किया जाएगा? डीएनए एंजाइम के द्वारा। तो यहाँ पर डीएनए जो है, डीएनए का अगर पाचन किया जाता है, दोनों को अपन साथ में लेते हैं यहाँ पर। तो देखो डीएनए की अगर बात करेंगे, डीएनए और आरएनए, तो इनका पाचन होगा, क्योंकि ये न्यूक्लिक अम्ल है। जब अपन कोई सेल को खाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, तो डीएनए और आरएनए बने किसके हैं? ये तो क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये तो क्या बना होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होगा। और ये क्या होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा। तो डीएनए का पाचन करने के लिए जो स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाएगा वो पाया जाएगा डीएनएज। और आरएनए का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? आरएनएज। तो डीएनएज के द्वारा डीएनए को किस में बदल दिया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में। और न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। कौन सा होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और ये होगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब देखो ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला जो है वो ब्रेक हो गई। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें कौन कौन से हैं? इसमें सुपेंटो शर्करा है, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होगा यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइडेज। और यहाँ पर भी क्या होगा? न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाएगा? पाचन किया जाएगा, न्यूक्लियोटाइडेज। और इस न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के द्वारा इसका पाचन करके किस में बदल दिया जाता है? न्यूक्लियोसाइडे में। ये किस में बदल जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पर क्या बनेगा? राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड। अब राइबोन्यूक्लियोसाइड का अगर डाइजेशन होगा, पाचन होगा, तो किसके द्वारा होगा? राइबोन्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा, राइबोन्यूक्लियोसाइडेज। और इसका पाचन भी इसी के द्वारा होगा, राइबोन्यूक्लियोसाइडेज के द्वारा। और राइबोन्यूक्लियोसाइड जो किससे मिलकर बनते हैं? पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी बेस। तो यहाँ पर क्या बनेगा? पेंटोज शर्करा, पेंटोज
शर्करा, इसमें कौन सी शर्करा होगी? डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्लस क्या बनेगा? नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक। और यहाँ पर भी यही चीज बनेगी। यहाँ पर जो शर्करा बनेगी वो कौन सी होगी? पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षारक बनते हैं। अब जाके ये पेंटोज शर्करा तो क्या है? मोनोसेकेराइड में आ जाएगी, और नाइट्रोजन क्षारक तो इसी रूप में इनका क्या होगा? अवशोषण होता है। तो जो अगर मान लो कोई प्लांट सेल को खा रहा है तो प्लांट सेल जो होगी, सेल के अंदर क्या होगा? डीएनए आरएनए होगा। और डीएनए आरएनए पाचन के लिए कैसे होगा? क्योंकि डीएनए किसके द्वारा बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए, हो चाहे आरएनए हो। तो इनके पाचन के लिए सबसे पहले डीएनए का पाचन कौन से एंजाइम के द्वारा होगा? डीएनएज के द्वारा। और आरएनए का एंजाइम किसके द्वारा होगा? आरएनएज एंजाइम के द्वारा। तो डीएनएज तो क्या कर देता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और जब बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? डीएनए का। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो किस में बदलेगा? साइड में। और साइड किस में बदलेगा? पेंटोज शर्करा। और यहाँ पर जो शर्करा होगी वो कौन सी शर्करा होगी? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और यहाँ पर जो शर्करा होगी वो राइबोस शर्करा होगी। तो इस तरीके से किसका पाचन होगा? न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है? पाचन होता है। तो पाचन अपन ने जितने भी अपन जो भी चीज खाएंगे उन सभी का अपन पाचन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो कौन सी स्टेप होगी? अवशोषण। सबसे पहले भोजन की पाचन की क्रिया विधि में सबसे पहले भोजन को क्या किया जाएगा? अंदर ग्रहण किया जाता है। और अंदर ग्रहण किसमें किया जाता है? जैसे बाहर से अपन ने भोजन को तोड़ के कहाँ रख दिया? मुख गुहा में। और मुख गुहा में क्या किया जाता है? भोजन को काटा जाता है दांतों के द्वारा, और दांतों के द्वारा उसको क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। साथ में लार जो है उसको क्या किया जाता है? भोजन के टुकड़ों के साथ मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के बाद में जो बना हुआ है, जो भोजन के छोटे छोटे पीस के साथ लार मिल गई, दूसरी क्या हो गई? जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था स्टार्च का माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में, वो सारी चीज मिलकर क्या कहलाएगी? बोलस। तो मुख गुहा जो है वो क्या, मुख गुहा में भोजन को क्या कहलाएंगे? बोलस कहेंगे। तो बोलस का क्या हो जाएगा? अगर रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो लार प्लस भोजन के टुकड़े प्लस माल्टोज आइसोमाल्टोज उसके बाद में स्टार्च, प्रोटीन, वसा, ये सभी चीज किस में पाई जाएगी? बोलस में। क्योंकि अपन ने भोजन खाया है, जो भी चीज अपन ने खाई है वो सारी चीजें केवल क्या हुआ? स्टार्च जो है उसका पाचन हुआ था कुछ मात्रा में, और स्टार्च का पाचन उसका क्या बना था? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और डेक्स्ट्रिन बना था। तो ये सारी चीजें जो है एक लुगदी के रूप में, अर्धठोस पदार्थ के रूप में हमारे मुख गुहा में पाई जाती है, और उसे ही क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। और इसी बोलस को क्या किया जाता है? निगल लिया जाता है। और निगलने के बाद में भोजन कहाँ पहुँचता है? आमाशय के अंदर। तो बोलस के रूप में भोजन कहाँ पहुँचेगा? आमाशय में। और आमाशय में अभी क्या किया जाता है? आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है इसमें क्या किया जाएगा? मिश्रित किया जाएगा। और गैस्ट्रिक जूस के द्वारा भोजन की क्या की जाती है? मथा जाता है। क्या किया जाता है? मथकर उसको एक अर्ध तरल ठोस पदार्थ में, अर्ध तरल ठोस पदार्थ बना, और उसमें क्या होता है? अपचित भोजन बोल सकते हैं। अपचित क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मात्रा में तो किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, और कुछ प्रोटीन का पाचन होगा, नहीं होगा। तो प्रोटीन का पाचन जो हुआ वो आंशिक पाचन हुआ है, पूर्ण पाचन नहीं हुआ, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? अपचित बोलेंगे, या आंशिक पचित भोजन, जिसमें कौन कौन होंगे? गैस्ट्रिक जूस होंगे। तो उस सबको मिलाकर जो आमाशय में भोजन जो है उसको क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। तो काइम क्या हो जाएगा?
कायम क्या हो जाएगा, आमाशय में उपस्थित वह भोजन जो कौन सा होता है, आंशिक पचित भोजन है, जिसमें क्या हो, HCl भी होगा, प्रोटीन के जो पाचन एंजाइम भी पाए जाएंगे। और कायम के बाद में भोजन जो है वो कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में, और छोटी आंत में क्या कर दिया जाता है, भोजन का पूर्ण पाचन कर दिया जाता है। तो कायम के बाद में क्या बनेगा, जो छोटी आंत में जो भोजन होगा उसको क्या कहेंगे, काइल। क्या कहेंगे, काइल। तो बोलस मुख गुहा में, ये तो क्या है, मुख गुहा में, और ये कहाँ है, आमाशय में, और ये कहाँ है, छोटी आंत में। तो ये दोनों तो क्या है, अपचित भोजन होंगे, ये इसको बोल सकते हैं अपचित बोल सकते हैं, ये आंशिक पचित होगा। और यहाँ पर जो काइल जो होगा वो कैसा होगा, पूर्ण पचित होगा, पूर्ण पचित तरल पदार्थ होगा, जिसमें क्या होता है, लगभग सभी चीज जो हमने खाई है उनका क्या हो चुका होता है, पाचन हो चुका होता है। और उसी तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, काइल कहा जाता है। तो ये तो पूर्ण पचित है, तरल पदार्थ जो कहाँ है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में उपस्थित पचित भोजन को क्या कहा जाता है, काइल कहा जाता है। आमाशय में अपचित या आंशिक पचित भोजन को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। और मुख गुहा में जो अर्ध ठोस लुगदी जो बनती है, जिसमें लारीय एमाइलेज मिक्स होती है, उसे क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। ये अपना पाचन जो है वो हो गया, अंतःग्रहण हुआ, उसके बाद में पाचन हुआ। और तीसरी जो स्टेप आएगी वो कौन सी होगी, अवशोषण। भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा। तो अवशोषण को अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।